गाइस आज हम पढ़ेंगे अमेरिकन रिसेशन के बारे में। अमेरिकन रिसेशन के बारे में पढ़ने से पहले हमें ये पता होना चाहिए कि व्हाट इज़ अमेरिकन रिसेशन एंड व्हाट इज़ द रीज़न बिहाइंड इट। ओके, सो अमेरिकन रिसेशन, एक्चुअली हम रिसेशन के बारे में पहले पढ़ते हैं। हमें रिसेशन के बारे में पहले पता होना चाहिए, फिर अमेरिकन रिसेशन के बारे में हम बाद में पढ़ेंगे। अमेरिकन पहले रिसेशन होता क्या है, ठीक। सो रिसेशन जो होता है, जब किसी कंट्री का जब दो से ज़्यादा क्वार्टर्स के लिए क्या होता है, उसकी जीडीपी जो है, लगातार जीडीपी जो है वो फॉल्स डाउन होती रहे, ठीक। तब उस सिचुएशंस को कहते हैं रिसेशन, ठीक। रिसेशन कहते हैं। लेकिन यहाँ पे क्या, आपको ये भी जानना बहुत ज़रूरी होगा, क्योंकि ये क्वेश्चन एग्ज़ाम में पूछा जा चुका है कि रिसेशन और स्लो डाउन्स में क्या डिफरेंस होता है, ठीक है। तो रिसेशन जो होता है वो 2 और मोर क्वार्टर्स में कंटिन्यूसली किसी कंट्री का स्लो डाउन दिखाना होता है जीडीपी में, ठीक। लेकिन स्लो डाउन जो होता है वो एक्चुअली जीडीपी उसमें किसी भी कंट्री की इकोनॉमी जो होती है उसमें बढ़ती है, लेकिन एट स्लो रेट पे बढ़ती है। जैसे कि हम एग्जांपल ले सकते हैं, जैसे कि अभी मैंने किसी भी कंट्री का जो है, मैंने लिया किसी भी कंट्री का 100 रुपीज़ है जीडीपी, ओके। ये एक एग्जांपल पे मैं ले रही हूँ। फिर अगर वो ग्रोथ दिखाता है 130 का, तो यहाँ पर हमने देखा कि यहाँ पे 30% का ग्रोथ दिखा हमें, ठीक। फिर उसके बाद हमने देखा कि यहाँ पे 150 हो गया, ठीक। सो यहाँ पर हमने देखा कि यहाँ पे 20% का हमें ग्रोथ देखने को मिला। फिर हमने देखा आगे कि उसका जीडीपी देखा हमने 160 हो गया, तो यहाँ पे 10% का हमको ग्रोथ देखने को मिला। सो आप ये चीज़ देखिए खुद ही कि ये जैसे यहाँ पे 10, 30, 20 एंड 10, ये क्या हो रहा है, इसका हमें डिक्लाइन देखने को मिल रहा है। रेट में हमें डिक्लाइन देखने को मिल रहा है, तो इसे ही कहते हैं स्लो डाउन, जिसमें आपकी जीडीपी तो बढ़ती है लेकिन एक स्लो रेट पे बढ़ती है, ठीक है। तो उसे कहते हैं रिसेशन, स्लो डाउन कहते हैं। और रिसेशन में क्या होता है, यहाँ पर जीडीपी ही घटती है। कम से कम अगर 2 और मोर क्वार्टर्स में कंटिन्यूसली अगर वो आगे भी शो यही चीज़ करता है, डिक्लाइन देखने को मिलता है हमें जीडीपी में, तो वो हम उस कंट्री को कह सकते हैं कि उसका वो जो है वो रिसेशन में वो कंट्री चल रही हुई है, ठीक है। सो अभी हम देखते हैं अमेरिकन रिसेशंस के बारे में। एक्चुअली अमेरिकन रिसेशन जो टर्म है, जो कॉन्सेप्ट है, वो हम पढ़ते हैं इकोनॉमी के फॉरेन इन्वेस्टमेंट एंड ट्रेड में। अभी मैं अमेरिकन रिसेशन पढ़ा रही हूँ, लेकिन इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि मैं आपका और जो इसमें और भी जो कॉन्सेप्ट हैं वो मैं नहीं बताऊँगी, मैं वो नेक्स्ट वीडियो में आपको बताऊँगी। लेकिन पहले हम अमेरिकन रिसेशंस के बारे में पढ़ते हैं, ओके। अमेरिकन रिसेशन जो हुआ था वो 2008 में हमको देखने को मिला था, और अमेरिका में। और क्या हुआ था कि अमेरिकन रिसेशन को हम दो और भी डिफरेंट नामों से जानते हैं, जैसे कि हम एक तो सब प्राइम क्राइसिस के नाम से भी जानते हैं, और दूसरा है हाउसिंग क्राइसिस के नाम से भी जानते हैं। और इसको हम लोग, सबसे पहले बात तो ये हमें ये जानना है कि हम लोग इसको सब प्राइम क्राइसिस और हाउसिंग क्राइसिस क्यों बोलते हैं। सब प्राइम क्राइसिस एंड हाउसिंग क्राइसिस बोलने के इसके पीछे ये कारण है कि ये जो रिसेशन हुआ था वो इन्हीं दोनों टर्म्स की वजह से ही हुआ था। अमेरिका को जो रिसेशन देखने को मिला था वो इन्हीं दोनों इन्हीं दोनों टर्म्स की वजह से देखने को मिला था। सबसे पहले अभी हमें जानना ज़रूरी है कि टाइप्स की क्या थे, कि उस टाइम की बात कर रही हूँ कि अमेरिका में 2 टाइप्स के कस्टमर्स होते थे। पहला तो क्या है, कस्टमर्स होते नहीं थे, अभी भी हैं। मतलब हम बैंकिंग टर्म्स में बोल सकते हैं कि मतलब सब प्राइम कस्टमर्स कौन से होते हैं और प्राइम कस्टमर्स कौन से होते हैं। प्राइम कस्टमर्स वो कस्टमर्स होते हैं जिनकी क्रेडिट हिस्ट्री बहुत अच्छी रहती है, मतलब जिन्होंने पास्ट में कोई भी डिफ़ॉल्ट नहीं किया होता है, मतलब जिनके पास रिसोर्सेज होते हैं इनकम के, बहुत अच्छे रिसोर्सेज होते हैं इनकम के, जो मतलब जो अगर
लोन लेते हैं तो उसको रीपेमेंट भी करते हैं, ठीक है। लेकिन अब जो अगर हम बात करते हैं सब प्राइम कस्टमर्स के बारे में, तो सब प्राइम कस्टमर्स वो कस्टमर्स होते हैं जिनकी क्रेडिट हिस्ट्री बिल्कुल भी अच्छी नहीं होती है, ठीक, और उन्होंने पहले बहुत मतलब कुछ डिफ़ॉल्ट्स किए होते हैं। सो ऐसे लोगों को, ऐसे कस्टमर को मतलब बैंक जो है ना वो ज़्यादा प्रेफर नहीं करती है लोन्स देने में। तो अमेरिका में भी ऐसा ही होता था, ऑफ कोर्स सब जगह ऐसा ही होगा, सब जगह ऐसा ही था। तो क्या हुआ था, सो तो जो प्राइम कस्टमर्स होते हैं उनको क्या किया जाता है, उनको तो लो रेट पे लोन दिया जाता है। लेकिन क्योंकि उनसे उनसे क्या होता है कि उनको ज़्यादा रिस्क वहाँ पे इन्वॉल्व नहीं होता है, क्योंकि वो उनकी क्रेडिट हिस्ट्री बहुत अच्छी होती है, इसलिए वहाँ पे ज़्यादा रिस्क बैंक्स को देखने को नहीं मिलता है। लेकिन जो सब प्राइम कस्टमर्स होते हैं उनका जो क्रेडिट हिस्ट्री ऑलरेडी ख़राब होती है, बैड सिचुएशंस में होते हैं, और इसलिए उन कस्टमर्स को लोन देने में बहुत ज़्यादा रिस्क होता है। गवर्नमेंट्स को एक्चुअली अगर ऐसे 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 कस्टमर्स को लोन भी देते हैं तो उन वो बहुत ज़्यादा रेट पे देते हैं, क्योंकि ऐसे कस्टमर्स को क्या होता है कि उनकी क्रेडिट हिस्ट्री वो पास्ट में डिफ़ॉल्ट करे हुए होते हैं। सो उनका फ्यूचर में भी ऐसे चांसेस होते हैं कि शायद वो डिफ़ॉल्ट कर जाएँ, तो उनको हाई रेट पे लोन्स दिए जाते हैं, हाई रेट पे। सो अमेरिकन बैंक्स थी, उन्होंने सब प्राइम कस्टमर्स को भी लोन्स देने स्टार्ट कर दिए थे, सब प्राइम कस्टमर्स को भी लोन्स देने स्टार्ट कर दिए थे एट 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 हाई इंटरेस्ट पे। सो हम ये कह सकते हैं कि एक्चुअली बैंक्स ने इसलिए सब प्राइम्स कस्टमर्स को लोन्स देने स्टार्ट कर दिए थे, क्योंकि उससे उनसे वो उनको प्रॉफिट मिल रहा था काफ़ी, क्योंकि एक्चुअली अमेरिकन बैंक्स ने सब प्राइम कस्टमर्स को भी हाउसिंग लोन्स देना स्टार्ट कर दिया था। एक्चुअली हाउसिंग लोन्स जो होते हैं वो क्या होते हैं कि बिल्कुल भी मतलब वो सिक्योर्ड लोन माने जाते हैं, इसलिए सिक्योर्ड लोन माने जाते हैं क्योंकि वो इमूवेबल एसेट होते हैं, ठीक। इमूवेबल एसेट होने के कारण अगर मान लीजिए कि वो कस्टमर्स रीपेमेंट नहीं कर पाते हैं, तो क्या किया जाता है, प्रॉपर्टी जो होती है फोरक्लोज्ड कर ली जाती है और उनका ऑक्शन कर दिया जाता है, जिससे कि बैंक्स जो हैं वो मनी को रिकवर कर लेती हैं, ठीक। इसलिए क्या हुआ कि ये ज़्यादा रिस्क इस लोन्स में ज़्यादा रिस्क इन्वॉल्व नहीं होता है, इसलिए बैंक ने क्या किया, अमेरिकन बैंक्स ने इन सब प्राइम कस्टमर्स को जिनकी क्रेडिट हिस्ट्री अच्छी नहीं थी उनको भी लोन्स देने स्टार्ट कर दिए थे, और फिर अगर वहाँ पे जब लोन्स मिलना स्टार्ट हो गया, हाउसिंग लोन्स मिलना स्टार्ट हो गया सब प्राइम कस्टमर्स को, तो फिर क्या हुआ कि जो प्रॉपर्टी के जो रेट्स थे वो बहुत जल्दी हाई हो गए, ऑफकोर्स डिमांड इंक्रीज़ हो गई उसकी। सो अगर पहले जो मतलब कि जो पहले प्रॉपर्टी $1 million की थी, सो अब वो देखने को मिलती थी $5 million को। मतलब ये एक एग्जाम्पल से मैं बता रही हूँ कि मतलब जैसे कि जिसकी डिमांड हाई हो गई प्रॉपर्टी की, तो 1 million की जगह वो 5 million हो गई यहाँ पर। अब पहले तो क्या था कि कस्टमर्स क्या करते थे पहले, जैसे कि उन्होंने अरेंज किया 10% का अरेंजमेंट उन्होंने खुद से किया, और यहाँ पे 0.90 का इन्होंने अरेंजमेंट बैंक से लोन ले लिया। तो फिर इस तरीके से वो मतलब कि इस अमाउंट को फुलफ़िल कर देते थे। बट अभी क्या हुआ कि यहाँ पे मतलब 5 मिलियंस का क्या हुआ कि प्रॉपर्टी की डिमांड बढ़ गई। प्रॉपर्टी की डिमांड बढ़ने की वजह से क्या हुआ कि
वो हाई हो गई तो प्रॉपर्टी की डिमांड्स बढ़ने से फिर उन इस टाइम क्या हुआ कि बैंक्स ने एक और कॉन्सेप्ट लाया। जब प्रॉपर्टी की डिमांड्स बढ़ गई तो बैंक्स ने मॉर्टगेज लोन्स का कॉन्सेप्ट लाया। मॉर्टगेज लोन्स उन लोन्स को कहते हैं जो कि मतलब आपने किसी भी प्रॉपर्टी को ख़रीदने के लिए ऑलरेडी लोन लिया होता है, बट आप उसी उसी लोन्स सॉरी उसी प्रॉपर्टी को फिर से गिरवी रख के दूसरी बैंकों से या फिर सेम बैंक से लोन लेते हो। इस टाइम क्या होता है कि आपको डबल 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 ट्रिपल लोन्स लेने पड़ते हैं, ठीक। तो ये कॉन्सेप्ट होता है मॉर्टगेज लोन्स का। लेकिन मतलब ये अमेरिकन बैंक्स ने इसलिए स्टार्ट किया ताकि उन्हें प्रॉफिट हो सके, इसलिए मॉर्टगेज लोन्स का कॉन्सेप्ट लाया उन्होंने। मॉर्टगेज लोन्स का कॉन्सेप्ट आया तो सब प्राइम कस्टमर्स ने उस इस तरीके से मतलब मॉर्टगेज लोन्स ले लेकर प्रॉपर्टीज़ लेने लगे। और फिर उसके बाद क्या मतलब कि बैंक्स को देखने को मिला कि ऑफ कोर्स जो आप सब प्राइम कस्टमर्स को अगर लोन दे रहे हो जिनकी क्रेडिट हिस्ट्री ऑलरेडी ख़राब है, जो ऑलरेडी डिफ़ॉल्ट कर चुके हैं, तो वो उनका ये चांसेस बहुत ज़्यादा हो जाते हैं कि वो फ्यूचर में भी डिफ़ॉल्ट करें। सो वही यही चीज़ हुआ। जो सब प्राइम कस्टमर्स थे वो उन्होंने डिफ़ॉल्ट कर दिया, रीपेमेंट नहीं कर पाए। तो इस सिचुएशन में क्या हुआ कि बैंक्स ने उन प्रॉपर्टीज़ को क्या किया, फोरक्लोज कर लिया और उनका ऑक्शन करने लगी। तो फिर क्या हुआ कि फिर मतलब ये जो केसेस देखने को मिले वो एक्चुअली जो बहुत ज़्यादा थे अमेरिका में ऐसे केसेस। नॉट हम थाउजेंड्स में नहीं बोल सकते, हम मिलियंस में बोल सकते हैं कि मिलियंस में थे ऐसे केसेस जो मतलब डिफ़ॉल्ट कर रहे थे, ठीक। तो फिर क्या हुआ कि जब मिलियंस में ऐसे डिफ़ॉल्ट्स देखने को मिले तो जो बैंक्स थी उन्होंने प्रॉपर्टी तो फोरक्लोज्ड कर ली और फिर कस्टमर्स को ढूंढने लगे, ऐसे कस्टमर्स को ढूंढने लगे जो उनको मतलब कि जो वो प्रॉपर्टी जिनसे मतलब वो प्रॉपर्टी किसी को बेच सके, ऐसे कस्टमर्स को, और उनसे जो मनी हो सके मतलब कि जो वो लोन्स की जो मनी है वो रिकवर हो सके। लेकिन अमेरिका में बहुत ज़्यादा ऐसे केसेस देखने को मिले। सो यहाँ पे अगर कुछ लोग जब थे भी जो प्रॉपर्टी अगर ख़रीदना भी चाहते तो उनको फिर से लोन की ज़रूरत थी। लेकिन बैंक्स के पास लोन्स थे ही नहीं देने के लिए। बैंक्स के पास तो प्रॉपर्टी थी लेकिन मनी नहीं था। सो इस तरीके से क्या हुआ कि बैंक्स ने क्या कहा कि उन्हें किसी और बैंक से लोन लेने के लिए कहा उन कस्टमर्स को जो प्रॉपर्टी ख़रीदने में इंटरेस्टेड थे। बट ये तो केवल एक बैंक की बात नहीं थी, ये तो बहुत सारे सभी बैंक्स ऑलमोस्ट ऐसे ही थे जो सब प्राइम कस्टमर्स को लोन दे चुके थे, हाउसिंग लोन्स। सो तो फिर क्या हुआ कि अगर मान लीजिए कि इनके अगर बैंक्स जो हैं ऐसे कस्टमर्स को प्रॉपर्टी बेचती भी हैं जिनके पास बहुत कम मनी है, तो उनसे बैंक्स को बहुत ज़्यादा लॉस देखने को मिलता। इसलिए उन्होंने ऐसे कस्टमर्स को अपनी प्रॉपर्टी नहीं बेची, ठीक। फिर अगर और भी बात करें तो फिर बचे रह गए सिर्फ अमेरिका में ऐसे लोग जिनको प्रॉपर्टी ख़रीदने में कोई इंटरेस्ट नहीं है, या तो फिर प्रॉपर्टी के लिए उनको ख़रीदने में उनके पास पैसे ही नहीं है, ठीक। तो इस तरीके से क्या हुआ कि जब बैंक्स के पास मनी नहीं बची है तो फिर बैंक्स ने लोन्स देने बंद कर दिए। अब लोन्स देने बंद कर दिए, एक्चुअली उन्होंने कॉरपोरेट्स को भी लोन्स देने बंद कर दिए। ऑफकोर्स पैसे ही नहीं तो लोन्स कहाँ से देंगे वो। जब कॉरपोरेट्स को लोन्स देने बंद कर दिए तो क्या हुआ कि प्रोडक्शन बंद हो गया। तो बहुत सारे लोग जो हैं वो अपनी जॉब खो रहे थे, जॉब से निकाले जा रहे थे, क्योंकि प्रोडक्शन हो नहीं रहा तो उनका कोई मतलब नहीं है वहाँ पे मतलब जॉब में रहने का। सो ऐसे जो प्राइम कस्टमर्स जो थे, जो जिनकी क्रेडिट हिस्ट्री बहुत अच्छी थी, लेकिन उनको भी अब जो वो जॉबलेस हो चुके हैं, तो
अब उन्होंने भी डिफ़ॉल्ट करना स्टार्ट कर दिया था। तो इस तरीके से बहुत ज़्यादा मतलब कि बहुत ज़्यादा फेस करना पड़ा इस तरह के लॉसेस को। तो इस सारे जो ये जो सारा मतलब बैंक्स की वजह से मतलब कि सॉरी, तो ये सारे जो लॉसेस हो रहे थे, इन सारे लॉसेस को देखने के बाद मतलब और अमेरिका की जो जीडीपी थी वो क्वार्टर बाय क्वार्टर जो थी वो लॉस में मतलब कि सॉरी डिक्लाइन होती चली जा रही थी। सो अमेरिका ने ये अनाउंस कर दिया कि वी आर इन रिसेशन। ठीक, तो ये मतलब कि ये सिचुएशन थी अमेरिका में। मतलब कि एक टाइम ऐसा था कि जब बैंक्स के पास भी मनी नहीं थी, बिल्कुल भी मनी नहीं थी। तो ऐसे सिचुएशंस को हैंडल करने के लिए बैंक्स क्या स्टेप लेती है, और बैंक्स मतलब सॉरी सेंट्रल गवर्नमेंट सॉरी बैंक्स क्या स्टेप लेगी और गवर्नमेंट्स को क्या स्टेप लेने चाहिए या फिर क्या स्टेप लेती है, वो हम आपको नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे। वैसे इस रिसेशन का जो इम्पैक्ट मतलब यूरोपियन कंट्रीज़ में बहुत ज़्यादा देखने को मिला, क्योंकि वहाँ पे एक्चुअली बहुत ज़्यादा एक्सपोर्ट होता था वहाँ से, उन लोग मतलब कि अमेरिकन कंट्रीज़ से इंपोर्ट एक्सपोर्ट की सिचुएशंस बहुत ज़्यादा थी वहाँ पे, इसलिए उन लोगों को इसका इफ़ेक्ट देखने को मिला। बट इंडिया की बात करें तो इंडिया जो है वो एक वहाँ पे बहुत इंडिया का डोमेस्टिक मार्केट ही बहुत ज़्यादा बड़ा है, और यहाँ पे डोमेस्टिक कंजम्पशन ज़्यादा देखने को मिलते हैं। ठीक है, तो इसलिए इसका इम्पैक्ट इंडिया में तो बहुत कम देखने को मिला। लेकिन हाँ, शेयर मार्केट्स में बहुत ज़्यादा इंडिया में शेयर मार्केट्स में बहुत ज़्यादा देखने को मिला, क्योंकि जो फॉरेन इन्वेस्टर थे उनके पास जो मनी तो थी नहीं। सो उन्होंने अपने मतलब कि जो भी अमाउंट्स जो थे उसको पे वहाँ पर भी मतलब कि वहाँ पर भी लॉसेस देखने को मिला था। इसलिए क्या हुआ कि मतलब इंडिया में शेयर मार्केट्स में देखने को लॉसेस मिला। बाकी और तो मतलब गाइस, अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ इसको लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। थैंक यू।